टोटल अभी तक हम लोग जो है वो 5 ट्रेनिंग कर चुके हैं ये ऑफिस का। ये प्रोबेबली ये लास्ट ट्रेनिंग होगा, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। तो ये जो है ये, क्योंकि आप 100% ये ऑफिस में सब लोग सीख कर गया है, तो सारे फीचर्स को जानना जरूरी है। इससे आपको काफ़ी कुछ फायदा होगा। तो विदाउट गोइंग फर्दर, ये हम लोग जो है उसको जो है फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये स्क्रीन शेयरिंग ये करो, स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो। सर आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। ठीक, तो यस सर। ये ई ऑफिस वाला दिख रहा है? ई ऑफिस दिख रहा है सबको? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर, देख रहे हैं। तो ये इसमें सबसे पहले जो है ये सब चीज जो है जानने का आपको कहाँ से जानने का है, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर एक मिनिस्ट्री जो है ये ऑफिस में काम करना चालू कर दिया है। तो आप अगर कोई भी चीज जानने का ट्राई करेंगे तो आपको जो है यूट्यूब में जाकर के कभी भी कंफ्यूजन होता है तो आप यूट्यूब में जाकर के अपना क्वेरी टाइप कीजिए, उसका कुछ ना कुछ जो है हमेशा आपके पास उसका रिस्पॉन्ड आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप जो है जानना चाहते हैं कि व्हाट इज अटैचिंग एंड लिंकिंग फाइल इन ई ऑफिस। ये हमने यूट्यूब में टाइप किया, अटैचिंग एंड लिंकिंग फाइल इन ई ऑफिस। तो आपको जो है आप या तो गूगल कीजिए, गूगल करने से भी मिल जाएगा, और अगर आप यूट्यूब में अगर देखना चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे ये फीचर जो है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, तो ये देखिए, जैसे इसमें ई ऑफिस लिंकिंग द लिंकिंग फाइल ये लिखा हुआ है आपका। उसी तरह से हाउ टू लिंक अनदर ई फाइल इन ई ऑफिस, हाउ टू फ्लैग, इस टाइप का सब कुछ इसमें दिया रहता है। ऐसा नहीं है कि जब तक हम नहीं बताएं तब तक आप कर नहीं पाइएगा। आप चाहते हैं तो ऐसे ये कर सकते हैं, जैसे लिंकिंग एंड अटैचिंग फाइल इन ई ऑफिस। तो आपका यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, लिंक द लिंक फाइल, ई ऑफिस फाइल अटैचमेंट, ये सारा कुछ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो या तो आप ये कर सकते हैं, ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब में देखिए, या आप इसमें ट्राई कर लीजिए, गूगल में ट्राई कर लीजिए। जैसे डिफरेंस बिटवीन अटैचिंग एंड लिंकिंग फाइल, ठीक है, ये आपको इसमें दिख जाएगा। इसमें जो है ई ऑफिस अगर करेंगे तो कहीं कहीं पे ये दिख जाएगा, 9 reasons why you should link rather than attach। इसमें ई ऑफिस लिखा हुआ है, इसमें जो है ई फाइल, इसमें बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत खोजेंगे तो। डिफरेंस बिटवीन अटैच एंड लिंक, ये पता नहीं ई ऑफिस का है या नहीं है, बट इसमें खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको बताया ही जाए, जहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है आप उसको जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि अटैचिंग और लिंकिंग क्या होता है। आप ये जैसे ये देखिए, ये फाइल है हमारे पास, ये जो है MSDSC का फाइल है, ठीक है। इनबॉक्स में एक फाइल पड़ा हुआ है, इसको हमने खोल लिया।
इसमें देखिए कि यहाँ पे एक ये है, क्या बोलते हैं, एक लिंक ऑप्शन है और एक अटैच ऑप्शन है। सबको दिख रहा है? ये लिंक है और ये अटैच है। एक दो आदमी छोड़ करके बाकी लोग माइक ऑफ कर लेते हैं। तो लिंक का मतलब क्या होता है और अटैच का मतलब क्या होता है और इसको कहाँ यूज करने का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिंक का क्या मतलब है। मान लीजिए कि एक सरेंडर का एक फाइल आया सीपीयू के यहाँ से। वो फाइल में 50 पन्ना आपका टीओसी में है और 50 पन्ना नोटिंग साइड में। तो उस फाइल को आप लिंक कर लीजिए। लिंक करने से क्या होगा कि वो फाइल जो है हमेशा इस फाइल के साथ अटैच रहेगा, लिंक रहेगा, ठीक है। हाँ। उस फाइल को आप अटैच भी कर सकते हैं, तो ये भी फाइल, दोनों फाइल जो है एक साथ जुड़ जाएगा। तो दोनों में अंतर ये है कि मान लीजिए कि सीपीयू का एक फाइल आया है, आप उसको अटैच कर लेते हैं अपना एमएसडीएसी के फाइल के साथ। तो एमएसडीएसी का फाइल और सीपीयू का फाइल, या मान लीजिए किसी दूसरा फाइल, सेकेंड फाइल जो है, मान लीजिए सीपीयू का फाइल है, तो ये हमेशा जो है इस फाइल के साथ लिंक रहेगा। फिर ये जो सीपीयू वाली जो फाइल है, फिर वो सीपीयू के ऑफिस में आप वापस नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आपने उसको अपने साथ अटैच कर लिया है। तो अटैच करने का मतलब हुआ कि दो फाइल जो है आप अटैच कर लिए। तो इसमें जो अगर दूसरे डिपार्टमेंट का फाइल है, तो अगर उसको अटैच करेंगे तब वो उसका फाइल है, तो आप अटैच करके अपने पास कैसे रख सकते हैं। तो अटैचमेंट जनरली वैसे केस में यूज करते हैं जब दोनों फाइल आप ही का है। मान लीजिए कि एक पार्ट फाइल है और एक मेन फाइल है, तो आप अगर दोनों को अटैच कर लेते हैं तो वो चूंकि आप ही का फाइल है तो आप अपने पास रखेंगे। लेकिन मान लीजिए एक सीपीयू का फाइल है और वो सीपीयू को लौटाना भी है, लेकिन उस फाइल को जो है आप इस फाइल के साथ देखना चाहते हैं, इस फाइल के कॉन्टेक्स्ट में, सीपीयू के फाइल के कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए कि आपको इसमें नोटिंग लिखने का है, तो वो सीपीयू वाली चूंकि फाइल आपको वापस कर दी है, तो इसीलिए क्या है कि आप अगर उसको लिंक करेंगे, तो अगर आप उस फाइल को वापस भी कर देंगे किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, तब भी उस फाइल का ट्रेस इसमें रहेगा। नहीं हो रहा। तो आप नहीं। सबका माइक ऑफ कर कोई दीजिए। हेडफोन कर 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 करके आ रहा है, कुछ तो आ रहा सन्नू, है। सन्नू, सॉरी 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 सॉरी। हेलो, इसको सबको साइलेंट कर दो। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ठीक है। तो लिंक और अटैच में है कि अटैच करने के पास दो फाइल एक साथ ही मूव करने लगता है, और अगर आप लिंक करते हैं तो दोनों फाइल को जो है आप अलग अलग उसमें आगे भी काम कर पाएंगे, और दूसरे डिपार्टमेंट का फाइल है तो आप उसको लौटा भी पाएंगे, और लेकिन वो उसके साथ, इस फाइल के साथ उसका हमेशा लिंक रहेगा। तो जैसे अभी हम लोग एक देखते हैं कि इसको लिंक हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मिटा देता हूँ। मान लीजिए कि इस फाइल के साथ जो है ये हम कोई फाइल लिंक करना चाहते हैं, तो लिंक इंटरनल फाइल रेफर्ड इन फाइल, तो आप इसमें दोनों कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंटरनल फाइल लिंक करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो फाइल आपको सर्च करना पड़ेगा, अटैच। मान लीजिए आपने लिंक दबाया, वो इंटरनल फाइल, और उसको अटैच कीजिए। अटैच करने के लिए जैसे एक फाइल है 2020 का, मान लीजिए कि ये फाइल है। अब हमारे पास एक फाइल है, ऐसे ही फाइल है, मान लीजिए कि टूल प्रोग्राम ऑफ डिप्टी सीएमएम एसएलपीएस। इसको अगर हम ये करेंगे लिंक करने के लिए, तो इसको हमने यहाँ दबा करके इसको अटैच कर दिया। अब ये इसमें जो है आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है ये दिख रहा है कि इस फाइल के साथ ये फाइल लिंक हो गया है। ये टीओसी में नहीं दिखेगा आपको, टीओसी में नहीं दिखेगा। टीओसी जो है
वही वाला है, लेकिन अगर उसको आप देखना चाहते हैं कौन सा फाइल है, तो आप यहाँ पे लिंक जो है इंटरनल फाइल में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये फाइल लिंक है। ठीक है, और इस फाइल को अब लिंक करने के बाद ये नहीं हुआ कि ये फाइल जो है इसी फाइल के साथ परमानेंट अटैच हो गया, इस फाइल पे भी हम अलग से काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस फाइल को अगर खोलना है तो हमारे पास ये पूरी फाइल जो है लिंक फाइल भी हम देख पाएंगे। तो आप उसका नोटिंग साइड भी देख सकते हैं, आप उसका वो भी देख सकते हैं। तो आप सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि सन्नू को एक फाइल तुम अपने यहाँ से हमारे यहाँ भेज दो, तो कोई फाइल एक भेज दो हमारे पास। आवाज आ रही है? सर आ रही है सर, भेज रहे हैं सर। हाँ सर, हाँ सर, आ रहा है। तो लिंक करने का फायदा यह है कि मान लीजिए कि अब ये हम लिंक क्यों करना चाहते हैं और अटैच क्यों करना चाहते हैं। मान लीजिए कि सीपीयू के यहाँ से एक फाइल आया, ठीक है, जैसे हमारे पास दो फाइल है, एक ये है और एक ये है। तो लिंक करने के लिए मान लीजिए इस फाइल को इसके साथ लिंक करना चाहते हैं। तो जैसे ये फाइल हुआ, इसको हमने लिंक दबाया, इंटरनल फाइल, और ये जो है आपने इसको लिंक कर लिया। ये लिंक, इसको, ये ऑलरेडी लिंक है, दूसरे फाइल को लिंक करने का है, तो आप इस फाइल को भी आप लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें लिंक कहाँ चला जाएगा, आप लिंक दबाइए, इंटरनल फाइल आएगा, अटैच दबाइए, तो इसको जो है 2020 का है, जैसे ये फाइल हमने लिंक कर लिया, तो हमारे पास अब ये दो फाइल लिंक हो गए। अब ये लिंक ऐसा नहीं है कि अब इसमें आगे काम नहीं होगा, बट ये है कि यहाँ पे लिंक हो गया तो इस फाइल को हम रेफर करके यहाँ पे लिख सकते हैं। कि जैसे ये फाइल में जैसे है कि इसका सारा नोटिंग साइड और ये हमेशा इस फाइल के साथ लिंक रहेगा। तो उससे फायदा ये होता है कि अभी तक आप लोग क्या करते हैं कि ये इस फाइल को डाउनलोड करते हैं यहाँ पे दबा करके और इसको टीओसी में अटैच करते हैं। तो टीओसी में अटैच करते हैं तो एक तरफ पूरा नोटिंग आ जाता है और दूसरे साइड में टीओसी आ जाता है, तो उसको बहुत बार पढ़ने में दिक्कत भी होती है। तो आप इस फाइल को लिंक करके अपने पास रखेंगे तो ठीक है, बाद में हम तो फिर आप उस फाइल को रेफर कर पाएंगे, मतलब उसको कन्वीनियंटली पढ़ सकते हैं। तो दिस इज वन वे टू दिस थिंग, और इस फाइल को आप लौटा भी देंगे तब भी ये जो है लिंक का इसमें ये चीज रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए सीपीओ के यहाँ से आया कि सब पोस्ट का सरेंडर कर दीजिए। अब हमारे डिपो हमारा जो डीलर जो है निर्धा, अब वहां से सीपीओ से फाइल आया और वो उस फाइल को इसके साथ हमारा जो इंटरनल फाइल है उसके, हमारा जो सेक्शन का फाइल है उसके साथ उसको लिंक कर देगा। और लिंक करने के बाद उसके बाद लिखेगा नोटिंग साइड में कि ये फाइल जो है सीपीओ से आया है, ये लिंक में हमने लगा दिया है, इस फाइल में ये बोला गया कि इतना पोस्ट सरेंडर करने का है, लेकिन ये कारण है हम लोग इसमें इतना पोस्ट सरेंडर नहीं कर पाएगा, हम लोग 10 पोस्ट की जगह 2 पोस्ट सरेंडर करेगा। वो उसके बाद हमसे अप्रूवल ले लेगा और वो लिंक फाइल ऑलरेडी हमारे इसमें है, तो आई कैन सी एवरी टाइम कि ये जो है सीपीओ ने क्या क्या लिखा था। तो जब भी लिंक करेंगे तो उस लिंक का फाइल नंबर उसमें लिखिए। और दूसरा ये है कि उसके साथ जो है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब क्या उसमें बोला गया है वो भी लिखिए, और उसके बाद जो है फिर आप अप्रूवल लीजिए, और जो सीपीओ का फाइल है उसके फाइनल जो डिसीजन जो है बाद में आना, आप अपना फाइनल जो डिसीजन है उसको रिकॉर्ड करके उसको भेज दीजिए। तो ये आपका लिंक करने का सिस्टम है। दूसरा अटैच करने का सिस्टम है। अटैच जनरली हम लोग इंटरनल फाइल ही करते हैं, जिससे पहले हम इस फाइल से सबको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमने सारा फाइल जो है हमने डिलीट कर दिया।
अटैच करने के लिए भी सिमिलर टाइप का है, आप भी अटैच कर सकते हैं। ये जो है कोई भी फाइल अटैच करना है, अब मान लीजिए यही फाइल को अटैच करना है तो ये भी अटैच कर, दोनों सेम टाइप का है, ठीक है। इस अपना लिख दीजिए, तो ये फाइल आपका अटैच होगी। तो ये इसमें जब भी आप इस फाइल को खोल करके और इसमें अटैचमेंट में देखेंगे तो आपको वो फाइल दिख जाएगा कि कौन सा फाइल अटैच है। तो अब ये क्योंकि अब कोई भी फाइल दूसरे फाइल का कंटेंट जो है वो ट्रांसफर करने का 3 तरीका हो गया। आपको लिंक बता दिया कि लिंक कर सकते हो उस फाइल को, अटैच कर सकते हैं, और तीसरा जो है आप उस फाइल को डाउनलोड करके फिर आप उसको रिसिप्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, और रिसिप्ट में कन्वर्ट करके आप उसको टीओसी में डाल दीजिए। तो ये 3 तरीके से कोई दूसरे फाइल को आप रेफर कर सकते हैं। लिंक करने से फायदा ये है कि आपका फाइल एज इट इज लिंक रहता है उसमें। अटैच करने से फायदा ये है कि आपका इंटरनल फाइल आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो फाइल फिर अटैच करने के बाद फिर वो दूसरे फाइल पे कोई आदमी वो कोई आगे का नोटिंग नहीं लिख सकता। और टीओसी में अगर आप डालना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा कम्बर्सम प्रोसेस है, बट उसको भी आप जो है फाइल को डाउनलोड करके आप टीओसी में डाल सकते हैं। लिंक और अटैच में एक ये अंतर है कि जब आप लिंक करते हैं तो जो आदमी उसको लिंक किया है वही उसको डिटैच कर सकते हैं, अनलिंक कर सकता है। अटैच में जो है वो कोई भी आदमी उसको डिटैच कर सकता है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मिर्जा ने कोई फाइल लिंक किया तो उसको मिर्जा ही डिलिंक कर सकता है। उसको सन्नू या मेरे पास आएगा तो हम उसको डिलिंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फाइल लिंक किया कौन था, वो मिर्जा किया। तो जब लिंक करेगा तो जो आदमी जो लिंक करता है वही उसको डिलिंक कर सकता है। वेयर अटैचमेंट में अगर मिर्जा ने कोई फाइल अटैच किया है तो मैं भी डिटैच कर सकता हूँ, सन्नो भी डिटैच कर सकता है, पीसीएम भी डिटैच कर सकते हैं। तो दोनों लिंक और अटैच और लिंक डिलिंक अटैच डिटैच में आपका ये जो है ये अंतर है। तो मोटा मोटी जितना भी फाइल के ऊपर हेडिंग आता है, नोटिंग, करस्पॉन्डेंस, ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट में ये एक बोलने का था, मान लीजिए कि आपने अभी जैसे ही हम लोग एक टेस्ट फाइल में इसमें डालता हूँ, एक मेरे पास बहुत सा टेस्ट फाइल अनपार्क होगा, पार्क फाइल, मान लो इसको अनपार्क कर दिया। ये मेरे पास पार्क फाइल है, सबको अनपार्क कर दिया। ये फाइल आ गया, मान लीजिए कि टेस्ट फाइल बाई सीएमएम दे रहा है। इसमें क्या होता है कि ये आपको लिंक अटैच डिटैच चीजें बता दिया हमने। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी अभी जितना भी डीलर का हमने डिस्पैच का करने का जो ये देखा था, प्रोसेस देखा था, वो प्रॉपरली वो फॉलो नहीं करता। तो मान लीजिए कि आपको जो है कोई ड्राफ्ट क्रिएट करने का है, तो मान लीजिए कि कोई नया ड्राफ्ट आप क्रिएट करते हैं, इसमें आपको 2 चीज दिखाई देता है कि अपलोड फाइल आता है। उसमें अगर आपको कोई अपलोड फाइल करना है तो मान लीजिए कि वर्ड का फाइल हम जो है कोई अपलोड करना चाहते हैं, ये फाइल अपलोड करना चाहते हैं, वर्ड का फाइल है, इसको हम लोगों ने अपलोड कर लिया। ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा? सर पीडीएफ बना के अपलोड करना पड़ता है सर। नहीं, आप सीधे वर्ड फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो। ओह, ये लिखा है कि डॉट इज नॉट अलाउड इन द फाइल नेम, सॉरी। तो आप कोई भी फाइल जो है, मान लीजिए कि वर्ड फाइल है और पीडीएफ फाइल है, ये जो आदमी जो बोला अभी, जो स्टाफ, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। आप जो है कोई भी वर्ड फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को भी अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक नोटिंग भेजते हैं
जिसको चाहते हैं कि कोई आदमी उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर पीडीएफ में अगर भेज दीजिएगा तो उसको कोई आदमी एडिट नहीं कर पाएगा। तो पहला चीज है कि अगर पीडीएफ में अपलोड करते हैं, आपने कोई एक लेटर बनाया फर्म को चिट्ठी लिखने का और वो आपने एसएमएम को दिया, तो अगर उसको वर्ड में नहीं दीजिएगा तो वो उसको जो है वो ये नहीं कर पाएगा, क्या बोलते हैं, करेक्शन उसको नहीं एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर सर। तो आपको हमेशा उसको वर्ड में देना पड़ेगा। ये मान लीजिए एक वर्ड फाइल क्रिएट करें। ये जो है कहाँ के लगे, इसमें हमको एक फाइल अटैच करना है, अपलोड करना है। इस फाइल कहाँ से लगा, जैसे केस फाइल पर चलिए। तो ये फाइल हमने जो है इसमें अपलोड कर दिया, अपलोड फाइल करके दे दिया। ठीक है, अब ये जो है मान लीजिए कि इसको जो है टेस्ट फाइल फॉर सेविंग, अब इसको अगर मान लीजिए कि आपको भेजने का है कहीं पे, तो बहुत सा डीलर लोग को देखें कि वो जो ये नाम वाम जो है नाम लिखता है, अपना नाम लिख देता है। ये जो है बेसिकली आपको जो रिसिपिएंट है, आपको रिसिपिएंट का नाम लिखना है, किसको भेज रहे हैं। जैसे रेलवे बोर्ड भेज रहे हैं, तो आप रेलवे बोर्ड में किसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखना है, ऐसा नहीं कि अपना नाम लिख लेना है। तो बहुत सारे लोग को देखे हैं कि वो अपना नाम लिख लेता है। इवन कुछ डिप्टी भी वही करता है, अपना नाम उसमें लिख दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं। इसका एक क्या चक्कर है मैं बाद में बताऊंगा। तो जैसे कि हमने एक फाइल अपलोड किया और इसको हमने सेव कर लिया, मान लीजिए इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है, इसमें नाम लिख दिया, मान लीजिए कि हम इस फाइल को भेज रहे हैं सत्यपाल सन्नू या डायरेक्टर, ये जो है भेज रहे हैं। इसमें उसका सर इस पे एडिट कर सकते हैं सर? हाँ, बता रहे हैं आपको। ये तो है, ये करके हमने सेव कर लिया। ठीक है, ये फाइल अब सेव किया हुआ है। ठीक, अब इसको हमने बंद कर दिया। फिर इसको हम खोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें ड्राफ्ट जाते हैं, व्यू ड्राफ्ट। ठीक है, ये ड्राफ्ट को हमने खोल लिया। अब इसमें देखो, इसमें फिर उसी फाइल को मान लीजिए कि सन्नू ने खोला, ये सन्नू खोल रहा है मान लीजिए, या कोई डिप्टी खोल रहा है, तो इसको देखिए यहाँ पे दो डाउनलोड का बटन लिखा हुआ है। ये जो है दो डाउनलोड है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो अगर इसको डाउनलोड कीजिएगा तो ये आपको वर्ड में आएगा, जो आप डाउनलोड करेंगे वो वर्ड में आएगा। ठीक है, और इससे अगर डाउनलोड कीजिएगा तो आप पीडीएफ में आएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अगर ये पीडीएफ में अगर डाउनलोड करोगे तो इसको फिर कोई आदमी चेंज नहीं कर पाएगा। वर्ड में डाउनलोड करोगे तो इसको कोई भी आदमी चेंज कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे ऐसे जैसे हम लोग इसको जो है मैं इसको पहले निकाल देता हूँ, हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो है इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है,
बंद कर लेते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल, ठीक है। तो इसको जैसे मान लीजिए ये फाइल में हमने किया था, इसी फाइल में इसमें ड्राफ्ट में व्यू ड्राफ्ट गए हम यहाँ पे एक कर लिए, और इसके बाद इसको जो है डाउनलोड किए, ये वाला ऊपर वाला से अगर डाउनलोड करेंगे तो किसमें आएगा? व्हाट में व्हाट वर्ड, ठीक है। ये देखो ये वर्ड में खुल गया ये फाइल, ठीक है। उसके बाद सन्नू बोला कि नहीं टेस्ट फाइल ऑफ ट्रेनिंग नहीं होगा, इसमें लिखना ट्रेनिंग बाय सीएल, ठीक है। तो वो उसमें सेव कर दिया, इस फाइल को बंद कर दिया। उसके बाद फिर वो जो फाइल जो सेव फाइल है उसको इसके ऊपर अपलोड कर देगा, इसमें फिर एडिट में जाएगा, और एडिट में जाकर के फिर अगर उसको फाइल को अपलोड कर देगा तो नया वाला वर्जन जो है आ जाएगा। तो सेव नहीं हुआ था क्या? Janice. डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। तो ये टेस्ट फाइल ऑफ ट्रेनिंग था आपका, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थे, जैसे कि हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, मान लीजिए टेस्ट फाइल फॉर ट्रेनिंग बाय सीएमएल, ठीक है। इसको सन्नू इसको सेव कर लिया, ये फाइल जो है ये ड्राफ्ट करेक्ट हो गया। अब इस ड्राफ्ट को इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। तो इसके बाद अपलोड फाइल में जाएगा, अपलोड फाइल में जाकर के वो फाइल जो है इसको ओपन करेगा और अटैच करेगा। अपलोड करने पे आप ये देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया टेस्ट फाइल फॉर, ये आ गया आपका, ये आ गया यहाँ पे, ये करेक्शन हो गया। लेकिन अगर आप इसको नीचे वाला जो हमने बताया था, अगर नीचे वाले को थ्रू करेंगे तो फिर वो कोई आदमी उसको एडिट नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप फाइल को अटैच करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट में करने के लिए आपको ऊपर वाले से वर्ड डॉक्यूमेंट को अटैच कीजिए, अपलोड कीजिए, और जब उसको रिट्रीव करते हैं तो ऊपर वाले से करने से आपका वर्ड में आ जाएगा और आप उसको चेंज करते हैं, ठीक है। क्लियर है या किसी को समझ में नहीं आया? जब भी फाइल अपलोड করবেন একটাই बटन আছে, तो একটাই बटन से अपलोड করতে পারবেন। जब भी फाइल के डाउनलोड করবেন तो দুটো बटन আসবে, একটা ऊपर बटन আসবে, একটা नीचे बटन আসবে। तो आपने ऊपर वाला बटन से आपने डाउनलोड করবেন तो वर्ड फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जावे, और उसको आप फिर उसको करेक्ट करके फिर आपको जो है अपलोड कर सकता है। तो अपलोड और डाउनलोड करने का ये आपका नियम है। दूसरा ये है कि ये जो है ये इसमें अपना रिसिपिएंट का नाम देना है। ये जैसे मान लीजिए फाइल भेजना है, तो जैसे रिसिपिएंट हम भेज रहे हैं सन्नू को लेटर, तो उसमें हम ये सन्नू का नाम लिखे और उसका एड्रेस लिखे, ठीक है। अब ये जो है मान लीजिए कि ये हो गया, ये इसको हमने यही लेटर को सन्नू को भेजने का, तो यहाँ पे रिसिपिएंट का नाम हो गया, पीसीएमएम ऑफिस में काम करता है, ये सब हो गया। इसका ईमेल चाहते हैं तो हम यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तब आप इसमें जो है इसको सेव कर लीजिए, और उसके बाद जो है इसको मान लीजिए अप्रूव कर दीजिए। मान लीजिए हमने अप्रूव कर दिया तो सत्यपाल सन्नू को हो गया। अब क्या है कि मान लीजिए इसमें दो तरह का साइन आता है, ये बहुत सा डिप्टी लोग देखते हैं या एसएमएम लोग जो है वो ये इसको यूज करता है। कस्टम साइन एक है और एक डीएससी साइन, इसको यूज कर लेता है। इसको यूज करने से क्या है कि यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है और साइन जो है वो नीचे में होता है यहाँ पे। तो बहुत सा जब बाहर के डिपार्टमेंट में भेजिएगा तो वो बोलता है कि अरे ये चिट्ठी तो साइन ही नहीं है। अभी जैसे कि किसी को हम लोगों ने भेजा था तो वो चिट्ठी लौटा दिया कि बोला तो ये तो अनसाइंड लेटर है, जबकि नीचे में वो साइन किया हुआ था। तो हमेशा ये कस्टम साइन को यूज कीजिए
कस्टम साइन को यूज करने से क्या है कि अगर आपका नाम पता यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है डिप्टी सीएमएम वगैरह, तो उसका साइन जो है यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो बाहर का लोग समझ लेता है कि लेटर साइन है। तो कस्टम साइन जो है इसको कैसे यूज करते हैं, तो इसको कुछ नहीं है, इसमें हमको अपना डीएससी लगाना पड़ेगा। ये कोई भी आप नहीं समझ में आता है उसमें देख लिया तो कस्टम साइन कर लो। जैसे ही हमने मान लो कि इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ये देखो ये कस्टम साइन करने का है। अरे बहुत सा आदमी वेटिंग रूम में ये कर रहा है। सन्नू, हेलो, आवाज जा रही है? हाँ सर आ रहा है। हेलो, ये सर अभी आप होस्ट हैं सर, तो एक बार एडमिट ऑल कर दीजिए तो हो जाएगा। एक मिनट, तो इसको एडमिन वाला कहाँ से देना पड़ता है? पार्टिसिपेंट में जाके एडमिट ऑल कर दीजिए सर, हो जाएगा। पार्टिसिपेट में जाकर के इसको, ये छोटा हो गया, इसको बड़ा कैसे करें? व्यू में जाकर के क्या करना है? हेलो, हाँ सर, ये पार्टिसिपेंट में ना सर जाइएगा तो इधर राइट साइड पे एडमिट ऑल आएगा, ऊपर में राइट साइड पे टॉप में। इसमें क्या करना है? आप कॉल टू अनम्यूट म्यूट समथिंग लाइक दिस टाइप का आ रहा है। एक बार आ जाओ लेकिन यहाँ पे ठीक आ रहा है सर। शॉर्ट वीडियो पिन चैट मेक पोस्ट, हाँ बना दिया लोग तुम्हारा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। हाँ जी सर सर। ये पता नहीं फुल स्क्रीन चली जा रहा है। Anyway, तो उसको होस्ट बना दिया हमने। तो ये जो है डीएससी साइन वाला जो था, हमने आपको बताया कि मान लीजिए इसको भेजने का है तो सत्यपाल सन्नू को भेजने का है, तो आप कस्टम साइन कीजिए। कस्टम साइन करने से कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद जो है डीएससी साइन यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे आपको साइन करना है उसको इस टाइप से करेंगे और उसके बाद जो है आप डीएससी साइन कर देंगे, तो आपका जो है वो यहाँ पे साइन हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है? तो जिस लोकेशन पे आप बॉक्स बनाएंगे आपका साइन वहीं पे हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया था
तो यहीं पे साइन हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कस्टम साइन नहीं करता है, तो उसका जो है राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में उसका साइन होता है। तो आप हमेशा ये कीजिए। और ये साइन वाला दिख रहा है? जी सर। जी सर। ठीक है। और इसको आप डिस्पैच बाय सीआरयू, आपको ये नहीं करने का है। ये हमारे यहाँ सेंट्रल डिस्पैच टाइप का कुछ अभी है नहीं। आपको साइन बाय डिस्पैच बाय सेल्फ करने का है। तो आप जो है उसको डिस्पैच बाय सेल्फ करने के लिए आपको जब यहाँ पे डिस्पैच बाय सेल्फ करेंगे, यहाँ पे दबाइएगा तो आपका आ जाएगा कि बेसिकली आप किस मोड से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 मोड आ रहा है। एक आ रहा है आपका, एक आ रहा है आपका पोस्टल मोड। तो ये बेकार है, इसको आपको कुछ करने का नहीं। आप ईमेल के थ्रू आप डिस्पैच कीजिए। तो मान लीजिए ईमेल के थ्रू डिस्पैच करना है, तो आप इसको क्लिक कीजिए। तो उसके बाद जो है इसमें आ जाएगा आप किसको भेजना चाहते हैं, उसका ईमेल एड्रेस दीजिए। जैसे मान लीजिए कि इस एड्रेस को भेजना चाहते हैं मिस्टर MK डे को, किसको कॉपी देना चाहते हैं। और जो डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पे एज अटैचमेंट चला जाएगा ईमेल में। और ईमेल के बॉडी में आप लिख देंगे कि श्री डे साहब प्लीज सी द अटैचमेंट regarding the DP extension of the somebody, ये करके भेजेंगे तो उसके मेल में आ जाएगा इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। और ये जो आएगा कि इसमें थोड़ा मैसेज ठीक से लिखना, जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे से भेजोगे कि दिस इज मेल फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवे, प्लीज सी द अटैचमेंट। और इसमें जो है आप जो है इसको ये कीजिए। तो ये मैसेज में जाएगा ईमेल में और उसके साथ ही अटैच हो जाएगा। तो ये आपको हो गया बेसिकली कैसे आपको लेटर को डिस्पैच करने का है और कैसे ये करने का है। तो क्या क्या हमने बताया आपको, फिर से एक बार मैं रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। पहला चीज है कि ड्राफ्ट में जैसे व्यू ड्राफ्ट है, इसमें जब भी ड्राफ्ट को आप ये करेंगे तो कैसे हमने आपको बता दिया कि जब भी आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले से डाउनलोड कीजिए, ना कि नीचे वाले से। हमेशा वर्ड हो गया, हमेशा वर्ड फाइल में डॉक्यूमेंट को अटैच कीजिए और ताकि उसको एडिटेबल हो। और ऊपर वाला से करने से वो फिर वो जो है एडिटेबल फॉर्म में ही रहता, वर्ड में ही आ जाता है, फिर आप उसको अटैच कर सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये है क्या बोलते हैं, ये आपका अपना नाम नहीं लिखने का है। ये कम्युनिकेशन डिटेल, मतलब ये कम्युनिकेशन डिटेल अच्छे मतलब अपनी कोठाएं भेजे थे, आप किसको भेज रहा है, ये दूसरा चीज आपको बता दिया कि जो भेजते हैं उसका नाम लिखते हैं। और तीसरा चीज ये हो गया कि आपको जो है जब भी आप साइन करेंगे तो कस्टम साइन कीजिए। तो जिस जगह पे आप साइन करना चाहते हैं उस जगह पे आपका साइन हो जाएगा। तो इसमें 3 चीज जो है इम्पोर्टेंट है जो कि सबको याद करने का है, अदरवाइज देखते हैं कि दूसरे लोग भी इसमें गड़बड़ करता है। और ये फाइल में बहुत सारा सर एक बात अब ये हाँ बोलिए सर, ये जब कस्टम साइन करने जाते हैं कभी कभार क्या होता है ओवरलैप हो जाता है और डेजिग्नेशन के साथ जितना भी मैंने एडजस्टमेंट हो नहीं पाता है। तो कभी तो आप साइन जहाँ पे आप दोनों के बीच में सफिशिएंट गैप रखिए। और अभी तक मेरा ओवरलैप नहीं हुआ है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, उसमें अगर गैप कम रहता है तो वो छोटा आ जाता है, गैप बड़ा रहता है तो बड़ा आ जाता है। हमेशा वर्ड डॉक्यूमेंट पीडीएफ में जहां कुछ करोगे उल्टा सीधा होगा। प्रथम चीज की पीडीएफ में पीडीएफ में वर्क आपको इसमें नहीं करना है। ऑफिस में आप अटैच कीजिए वर्ड में, उसमें साइन कीजिए जो है उसके वर्ड में, और उसके बाद जो है उसको देखिए। और उसको अगर गैप कम होने पे
क्या बोलते हैं ओवरलैप करता है, तो आप जो है थोड़ा गैप को बढ़ा करके वर्ड में थोड़ा गैप बढ़ा लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। अब ये जो है जैसे ही आप डिस्पैच कर देंगे उसको किसी के थ्रू, तो आप जो है यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा, इसमें आई लिखा रहेगा। आई मतलब कि इशू 315/2020, ये उस टाइप का ये इशू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब ये लेटर आप भेज दिया, आप जब इसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपको, हाँ बोलो, कोई सवाल पूछ रहा था क्या? नहीं सर, ये मैटर के ऊपर क्लिक करने से वो ब्लैंक आ जाएगा, लेकिन आई के ऊपर क्लिक करके पीडीएफ को क्लिक करने से पूरा मैटर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज আছে, आप पहले इसको क्लिक कीजिए आई वाले पे, तो 60-70% केस में अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट दिखने लगेगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे आई वाले पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट दिखने लगा कि ये जो है क्या डॉक्यूमेंट हमने भेजा था। कभी कभी ये काम नहीं करता है, तो आप जब इसको क्लिक करेंगे आई को, तो यहाँ से भी आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है, पीडीएफ सिंबल ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, हाँ सर, ठीक है। जब आई से काम नहीं करेगा ये, इसमें सब लिखा हुआ है कि किसको आपने भेजा है। तो ये जैसे अगर कोई अपने आप को भेज देता है तो इससे पता नहीं चलेगा कि आप किसको भेजा है और कहाँ भेजा है। जैसे मान लीजिए आप अपना नाम लिख दीजिए, तो कैसे पता चलेगा कि आपने किसको भेजा है, ठीक है। तो ये जब भी आप, जो हम बताते हैं ड्राफ्ट में, कि जब भी जिसको भेजते हैं उसका नाम लिखने का, अपना नाम नहीं लिखने का। तो ये जो है मान लो कि क्लियर कर दो पहले, अब ये वाला जो है अगर इसको भी दबाओगे तो सेम डॉक्यूमेंट डाउनलोड होकर के खुल जाएगा। ये देखो यहाँ पे खुल गया, सेम डॉक्यूमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस फाइल को 2 तरीके से देख सकता है। इसको आप क्लिक करेगा तब भी आपको दिख जाएगा, और अगर इसमें नहीं दिखता है तो आप इसको क्लिक कीजिए और आई को क्लिक कीजिएगा, उसमें जो डॉक्यूमेंट का पीडीएफ वाला है वहां पे दिख जाएगा। इसमें देखते हैं कि इसमें दिखता है कि नहीं दिखता है। इसमें भी देखो, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो बीच में ये फीचर कुछ गड़बड़ कर रहा था, लेकिन अभी लगता है कुछ करेक्शन किया होगा। बीच में काफी कुछ गड़बड़ कर रहा था। इसी लेटर को हम यहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं ये लेटर क्या है। तो कोई भी जो इशूड लेटर है उसको देखने का 2 तरीका है। एक तो आपको जो है आप यहाँ पे सीधे देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आ सकते हैं। और इसमें अगर आप रिसिपिएंट का नाम लिखेंगे तो वहां से रिसिपिएंट जिसको आपने भेजा है वो सब आपको दिख जाएगा। और इसमें वो सब भी दिखाता है कि पोस्टल मोड में अगर आप भेजते हैं, तो ये जनरली हम लोग करते नहीं है, तो इस टाइप का नहीं है। और इसमें जो है रिमाइंडर ये कुछ है नहीं, तो इसमें जो है ये इतना ही बोलने का था कि आप कभी भी लेटर डिस्पैच करेंगे तो ड्राफ्ट में वर्ड बनाएंगे, प्लस दूसरा जो है वर्ड में अपलोड करेंगे, वर्ड में डाउनलोड करेंगे, ई ऑफिस में साइन करेंगे, कस्टम साइन करेंगे और उसको भेज देंगे। उसके बाद अगर उस लेटर को देखना हो तो यहाँ पे ये कीजिए, नहीं तो आई को दबा करके देखिए, तो ये जो है आपका ये हो, ठीक है। अब दूसरा एक और जो हमको बताने का था कि मान लो कि कोई एक फाइल हम देखना चाहते हैं जो हेलो, अब जो है एक जो है अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जब पुराना जमाना में आप लोग नोटिंग लिखता था, तो जब भी कोई नया नोटिंग होता था तो उसको आप लोग फर्स्ट पेज पे एक नया नोटिंग शीट लेकर के वहां से इनिशिएट करते थे। जब भी कोई मान लीजिए एक्स फर्म को डीपी एक्सटेंड करने का लेटर आया है
तो एक नूतन कागज लिया, उसके ऊपर से वहां से चालू किया और उसमें अप्रूवल ले लिया। जब वो हो गया उसके बाद वाई फर्म का आया, तो वाई फर्म का एक प्रपोजल बनाया और उसके बाद धीरे धीरे करके उसका अप्रूवल हो गया। ई फाइल में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है नोटिंग कंटिन्यूअस चलता है, इसमें पेज ब्रेक का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें कहाँ से ये आपका जो है ये कहाँ से नोटिंग चालू हुआ है। तो जैसे अभी हम लोग पुराना जमाना में क्या करता था कि जब भी अगर देखना होता था फाइल को पढ़ना बड़ा इजी था। उसमें हमको मालूम है कि मान लीजिए एमजीएम रबर का डीपी एक्सटेंशन है, तो वो किसी एक नूतन पेज से चालू होगा, तो हम लोग एक दो पन्ना पलटता था पीछे से और देखता था कि यहाँ से ये नोटिंग चालू हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें 100-150 नोटिंग जो है वो आपका कंटिन्यूअस चलते रहता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप उपाय कर सकता है, जैसे कि इसमें ये किया है, कुछ सेक्शन वाले को बताया था हम लोग, तो वो उसको चालू कर दिया। जब भी कोई नया मैटर पे कोई नोटिंग चालू करता है तो उसको येलो से हाईलाइट कर देता है। तो जैसे कि ये सीरियल नंबर जो है, नोट नंबर 5 जो है, ये कोई एक डीपी एक्सटेंशन का प्रपोजल है, वो नया मैटर है। इसके पहले जो था कुछ एलोकेशन का था, जैसे नोट नंबर 1 देखो, इसको देखो। और जैसे ये नोट नंबर 1 था, उस समय हम लोग ऐसा सिस्टम नहीं चालू किया था। ये था इशू ऑफ एमए टू चेंज ऑफ एस्टिमेट एलोकेशन नंबर फॉर मेकिंग पेमेंट टू द फर्म फलाना फलाना फलाना। तो ये चला, यहाँ से नोट नंबर 1 चला और उसके बाद नोट नंबर 2 गया, नंबर 3 गया, नंबर 3 में एक नया फिर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जाकर के यहाँ नंबर 4 में जो है ऑथराइज हो गया। अब नंबर 5 में अगर वो एक नया चीज चालू कर रहा है कि डीपी एक्सटेंशन का प्रपोजल, तो उसको हाईलाइट कर दिया। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमारे पास फाइल आया है, तो हम नोट नंबर 1 से नहीं पढ़ेगा, हम देखेगा कि हाईलाइटेड कहाँ है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये नोट जो है ये यहाँ से चालू हो रहा है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो इससे फाइल पढ़ने में इजी हो जाता है। तो जब भी आप कोई एक नया नोट आप चालू करते हैं, तो उसमें जो है हमेशा उसका जो सब्जेक्ट मैटर को हाईलाइट कर दीजिए और बीच में और कोई नोट को हाईलाइट मत कीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगर 50 नोट के बाद भी हमारे पास आता है सीसीएमएम या सीएमएम के पास, तो वो समझ जाएगा कि वो जो है आपका कहाँ से ये नोट चालू हो रहा है, कहाँ से ये सब्जेक्ट मैटर चालू है। तो इसको जो है एक सारे सेक्शन को ये करना चाहिए। कुछ सेक्शन जैसे आपका 70 सेक्शन करता है, 40 सेक्शन करता है और कुछ सेक्शन करता है। तो जब भी कोई नया मैटर चालू होगा आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। एक और जो हमने बताया था, एक और इसमें अगर आप देखोगे तो एक जो है आपका एक सेटिंग करने का, ये सेटिंग करने का क्या मसला है इसमें जो है, जैसे कि आप इस सेटिंग में 3 चीज आता है, प्रेफरेंस, एड्रेस बुक और यूजर ग्रुप और क्विक नोटिंग। क्विक नोटिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे ये देखिए मेरा ये जो है 4-5 तरह का जो है ये जो है नोटिंग जो है मेरा ये किया हुआ है, स्टैंडर्ड नोटिंग है। तो जैसे ये स्टैंडर्ड नोटिंग है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक स्टैंडर्ड नोटिंग है जो कि हम बार बार यूज करते हैं। तो आप बहुत सारा जो स्टैंडर्ड जो आपका क्लॉज है या स्टैंडर्ड जो नोटिंग है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लिख करके इसको स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको यूज करना हो तो आप जैसे कि ये जो है मान लीजिए फाइल में गए और यहाँ पे इस फाइल में गए और यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटिंग तो ऐड ग्रीन नोट करेंगे और स्टैंडर्ड नोटिंग क्विक नोटिंग में यूजर डिफाइन, तो ये सीधे हम क्लिक कर देते हैं तो वो आ जाता है। तो फिर हमको उसमें लिखना नहीं है,
बहुत सा स्टैंडर्ड नोटिंग जो है आप सीधे जो है यहाँ से यूजर डिफाइंड है, आप उसको सीधे उसको जो है आप लिख सकते हैं। तो एक ये फीचर है जिसको कि बहुत लोग यूज नहीं करता, बहुत लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड ये आपका 20 सेक्शन वाला, इसमें कुछ कुछ क्विक नोटिंग में डीपी एक्सटेंशन का फॉर्मेट भी भर लिया है। डीपी एक्सटेंशन का क्या क्या फॉर्मेट होगा वो लोग यूज करता है, तो जाकर के 20 सेक्टर में देख लीजिए या सेक्रेटरी टू पीसीएमएम से बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे कि इसको वो लोग कैसे डीपी एक्सटेंशन में या इसमें जो है यूज करते हैं। तो ये करने का है। एक और इसमें फीचर है कि एक इसमें फीचर है आपका कोई भी फाइल का जो है एक पार्ट फाइल क्रिएट करने का फीचर है, क्रिएट पार्ट करके है, बट उस फीचर को हम लोग जनरली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप जितना भी पार्ट फाइल अगर आप क्रिएट कर देते हो तो फिर उसको ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम लोग जो लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि जब भी आप एफएनएस सिस्टम को, लास्ट क्लास में आपको क्या क्या बताए थे, एफएनएस सिस्टम में आप जब भी फाइल का नाम लिखेंगे एफएनएस सिस्टम से के थ्रू लिखेंगे। उससे फायदा यह है कि अगर एफएनएस जैसा आप नाम नहीं लिखेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि उस फाइल को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन डे अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ जैसे टेंडर केस खोजना बहुत ईजी है, क्योंकि उसका हर एक टेंडर केस का फाइल में आपका टेंडर केस नंबर लिखा रहता है, लेकिन जो आपका बाकी फाइल है, मान लीजिए कि स्टैब्लिशमेंट का फाइल है या जनरल सेक्शन का फाइल है या कोई दूसरे टाइप का रूटीन फाइल है जिसमें कि कोडिफाइड नंबर नहीं है, आप उसको नाम से ही खोजेंगे। अगर आप एफएनएस सिस्टम फॉलो करेंगे तो उससे क्या है कि नाम से खोजना इजी हो जाता है। जैसे मिर्धा एक फाइल बनाया है मैन पावर प्लानिंग, तो हम क्योंकि वो बेसिकली नॉन गॉस्टेड का फाइल है, अब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं नॉन गॉस्टेड समथिंग लाइक दैट, तो वो फाइल मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अभी एफएनएस में नॉन गॉस्टेड लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि नॉन गॉस्टेड अगर खोजेंगे तो हमको जो है अभी जो है ये मैन पावर प्लानिंग से नाम चालू किया है कुछ, तो अगर आप एफएनएस फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप फाइल जो है सर्चिंग करते हैं उसमें आपको काफी सुविधा हो जाएगी। और जो आप बहुत सा फाइल जैसे होता है कि फाइल पाचकी ना, बहुत सब बोलता है कि फाइल पाचकी ना, अबे तुम्ही ने फाइल क्रिएट किया तो फाइल पाचकी ना क्या। ये ऑफिस में जो है आपका हर एक फाइल जो है, इवन प्रधानमंत्री भी चाहे कि फाइल को डिलीट कर दे तो फाइल वो डिलीट होता नहीं। एक बार आपका ई ऑफिस में फाइल क्रिएट हो गया, ई ऑफिस में आपने फाइल मूव कर दिया तो फिर वो फाइल का सब कुछ उसमें रहता है। तो अगर कोई डीलर बोलता है कि फाइल पाचकी ना, मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से नाम नहीं दिया। अगर प्रॉपर तरीके से नाम देता तो उसमें जो है सर्च में जाकर के एफएनएस के मुताबिक फाइल का नाम देकर के उसको खोल सकता था। तो आज के दिन में कोई डीलर ये नहीं बोल सकता कि फाइल पाचकी ना, नोटिंग पाचकी ना, कोथाय अच्छे जानी ना, ऑल दिस थिंग इज बुलशिट। तो कोई भी आदमी जो है, आप अगर उस चीज को सर्चिंग को अपने इजी करना चाहते हैं तो आपको एफएनएस सिस्टम फॉलो करने का है। आप एफएनएस सिस्टम फॉलो कीजिएगा और प्रॉपरली फाइल को हैंडल कीजिएगा तो 2 मिनट में आप कोई भी चीज खोज सकते हैं। अगर उसको फॉलो नहीं कीजिएगा तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3 दिन तक घूमते रहिए, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें इतना फाइल क्रिएट हो जाएगा तब तक कि 10,000 फाइल, 10,000 में एक एक करके खोजना, उसका कंटेंट देखना वो मुश्किल है। पिछला बार आपको बताया था कि ये सीओसी जो है इसको हमेशा क्लीन रखिए। क्या बोलते हैं, ये जो सीओसी जो है यहाँ पे रखा हुआ है, इसको जितना मिनिमाइज कीजिए उतना ही अच्छा है। ये जो सीओसी है आपका,
ये सीओसी वाला जो पोर्शन है, इसको हमेशा ये सीओसी जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सीओसी लिखा हुआ है, इसको हमेशा कम से कम रखिए। अदरवाइज क्या है कि पढ़ने में आपको ये नोट जो है आप प्रॉपर तरीके से रखिए। जितना भी ड्राफ्ट है जो आपको ये करने का है, उसको ड्राफ्ट को यहाँ पे अटैच कीजिए। ये सब आपको हमने बता दिया था। आपको ये भी बता दिया था कि रेफरेंस में भी आप फाइल को अटैच कर सकते हैं। जैसे एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल को अगर अटैच करना है तो आप केवल ये रेफरेंस में अटैच कर सकते हैं और कहीं पे ई फाइल में अटैच नहीं होगा। जब भी आप ये फाइल को, अगर फाइल का काम हो गया तो उसको आप पार कर दीजिए। ये भी आपको हमने बता दिया। तो अभी तक जितना बताया, इस पर किसी को कोई सवाल है? सर मृदा बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो सर वो जो पहले जो डिस्कशन किए हैं सर, वो जो लिंक फाइल हम लोगों ने पर्सनल ब्रांच को एक फाइल अगर लिंक किया तो हम लोग देख सकता है पर्सनल ब्रांच का फाइल, लेकिन जब भेज दिया उसके पास तो वो हमारे फाइल की देख सकता है क्या सर? हाँ, वो आपका, अब मिर्जा बाबू अगर उसको लिंक किया है तो जब तक मिर्जा बाबू उसको डिलिंक नहीं करेगा तब तक वो फाइल को हमेशा परमानेंटली 100 साल तक देख सकता है। अच्छा सर। अगर वो फाइल आप लिंक कर दिया है तो आप उस चीज को हमेशा आप देख सकते हैं। और बताओ। हाँ सर, वही मैं इसके बाद वो क्लास, हाँ हाँ सर, वो जो मैन पावर प्लानिंग का जो आप जो जैसे एडवाइस किए हैं वो नाम चेंज कर दिया सर, एनजी कैडर ऑफ हेडक्वार्टर एंड डिपो इन पीसी। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा किए। सब ऐसा ही काम करो ना। जी सर। और बताइए, और किसको क्या पूछना? इसमें एक हमने लोकेशन का जो है आपको कोई टेबल दिया था, किसी को मालूम है वो कहाँ पे है? लोकेशन वाला सबको समझ में आ गया? परचेज का कोई डीलर सबको मालूम है कि लोकेशन क्या है? तापस, तापस ज्वाइन किया है? बहुत बार बहुत सारे डीलर जो है वो देखते हैं कि ये लोकेशन का जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको ये नहीं करता। तो आपको ऑलरेडी एक ग्रुप में हमने फिर पोस्ट कर दिया है। कोई भी इम्पोर्टेंट आएगा तो उसको जो है आपका ये वाला लोकेशन यूज करेंगे। ये जो है आपका अगर कोई इम्पोर्टेड आएगा और जिसका पेमेंट फॉरेन करेंसी में होगा, फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर में होगा, ऐसा कोई आइटम नहीं है। एक आइटम आता है आपका, जो आपका आता है इलेक्ट्रिक आता है, और कुछ इलेक्ट्रिकल का आइटम हो सकता आता हो। कोई आता है भाई? सेक्रेटरी टू पीसीएमएम WDG4 का भी आता है सर, इंपोर्ट। WDG4 का व्हील? हाँ वो व्हील सर, वो जो आता है वो 1723 वो कभी कभी टेंडर होता है, ग्लोबल टेंडर, उसी में आता है। लेकिन वो पीओ तो हम लोग कभी कभी करते ही नहीं है, क्योंकि बनारस से या कहीं से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पीओ करेंगे तो ये एलोकेशन जो है तभी यूज करेंगे जब वो इंपोर्टेड आइटम है और जिसमें फॉरेन करेंसी में जिसका पेमेंट हो। ठीक है, तो ये आपका इंपोर्टेड को बता दिया। दूसरा आपसे बताया कि जितना भी एमएसएमई वाला है, तो ये हो गया कि फॉरेन आते कि ना, अगर नहीं है तो आप देखिए कि वो एमएसएमई का है।
एमएसएमई वाला जो है आपको ये वाला एलोकेशन यूज करने का हमेशा। और ये भी आपका जो है एक्सेप्टेंस नोट में भी आएगा। अभी सन्नू थोड़ा देर में ये बताएगा तुम लोग को कि अभी एमएसएमई का कैसे भरने का। तो जब भी एमएसएमई का पीओ होगा तो ये वाला एलोकेशन यूज करने का। अगर पब्लिक सेक्टर का पीओ होगा तो ये एलोकेशन यूज करने का। पब्लिक सेक्टर मतलब आईओसीएल, बीसीसीएल, सेल, रेल, अगर कोई दूसरा रेलवे का यूनिट है तो इसको आप यूज करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यूज नहीं करता। जब भी अदर रेलवे को पीओ डालेंगे तो हमेशा ये एलोकेशन यूज करने का। आई एम टेलिंग यू 3 टाइम्स, जब भी आप कोई दूसरे रेलवे पे आप पीओ डालेंगे तो आपको ये एलोकेशन यूज करने का। तो जैसे कि भेजते हैं और पीओ भेजते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे से आप टिकट रोल लेते हैं तो हमेशा ये जो है 2405 ही यूज करेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए अकाउंट वाला बार बार चिल्लाते रहता है कि आपके यहाँ सब डीलर सब गलत लोकेशन करता है। और ये जो है आपका अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर रेलवे नहीं, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को अगर दे रहे हैं तो उसमें ये यूज करने का है। ये केवीआईसी के लिए ये लोकेशन यूज करने का है। और ये वाला लोकेशन जो है अगर इसमें से किसी में नहीं आ रहा है, एमएसई भी नहीं है, पब्लिक सेक्टर भी नहीं है, रेलवे भी नहीं है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी नहीं है, केवीआईसी भी नहीं है, ठीक है, तब आप इसको यूज करें। इट इज नॉट कवर्ड इन ऑल ओवर। एक एलोकेशन होता है 20712705। ये किसके लिए यूज करते हैं, कोई बता सकता है? 264827 आदमी तो 28। कौन बताएगा भाई? कोई अफसर बता सकता है कि ये लोकेशन कहाँ यूज करते हैं? एनी ऑफिसर? एक लोकेशन अब बीच में छोड़ दिया था 712705। एनी ऑफिसर? सन्नो? सेक्रेटरी टू पीसीएमएम? सेक्रेटरी टू पीसीएमएम? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है? कौन बताएगा? यस सर। बताओ ये लोकेशन कहाँ यूज होता सर अदर ये इंडस्ट्रीज है? अदर इंडस्ट्रीज तो यहाँ लिखा हुआ है, ये तो 2805 है, ये कहाँ यूज करते हैं? सर नॉन स्टॉक में सर। नॉन स्टॉक, नॉन स्टॉक, स्टॉक नॉन स्टॉक का इससे क्या मतलब? स्टॉक का भी पब्लिक सेक्टर को करोगे तो यही करोगे, और नॉन स्टॉक का तो अलग ही होता है ना, वो तो जिसको ऑर्डर दे रहे हो उसी को यूज करोगे। और स्टॉक का, स्टॉक ये पूरा स्टॉक के लिए। कौन सा आदमी बता सकता है 2705 एलोकेशन कोथा यूज हो? इस ऑफिस में यूज होता है ये एलोकेशन, लेकिन इसको कोई नहीं बता पा रहा। और ये एलोकेशन जो है आपका सेक्रेटरी टू पीसीएमएम में यूज करता है। इम्प्रेस से कोई पेमेंट करते हो तुम लोकल परचेज का? सेक्रेटरी टू पीसीएमएम, यस सर। all local purchase where the payment is made by Impress, this allocation will only be used. All local purchase with Impress payment,
इम्प्रेस पेमेंट। तो अगर आप इसको यूज नहीं करते तो इसको यूज करना चालू कीजिए। जितना भी लोकल परचेज आप करता है जिसका पेमेंट जो है आप चेक काट करके खुद दे देता है, आपको हमेशा यही एलोकेशन यूज करना है 20712705। और जिसमें लोकल परचेज करता है जिसमें आप खुद पेमेंट नहीं करता है, इम्प्रेस से नहीं करता है, जेम को दे देता है कि जेम वाला आपको पेमेंट कर देगा, तो उसमें जो है क्योंकि अभी जेम के बारे में कहीं लिखा नहीं है तो आप इसको जो है ये लोकेशन यूज करेंगे। जहां पे आपको चेक साइन करके देना है आपका 2705 यूज होगा। जहां पे आप साइन करके चेक नहीं साइन कर रहे हैं उसके लिए आप 20712805 यूज करें। समझ में आ गया? सेक्रेटरी टू पीसीएम। अमित गुप्ता, यस सर, यस सर। तो क्यों तुम ये यूज नहीं करते अभी? सर मतलब याद देख लेंगे सर। हाँ, तो आप इसको यूज करेंगे। तो ये लोकेशन जो है यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी अकाउंटिंग होता है तो इसमें जो है लोकेशन वाइज जो है एमएसएमई को कितना ऑर्डर गया और क्या ऑर्डर गया वो आपको अभी एक उसमें भी आ गया है। सन्नू बताओ भाई क्या चीज है? थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर कर लो। हेलो जी सर, जी सर। आप एमएसएमई के बारे में बता दीजिए। ये अभी क्या हुआ है, कुछ समय पहले ये पूछा गया था मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा कि हम लोग जो परचेज करते हैं उसमें हम लोग एमएससी वुमेन का मतलब परचेज का कितना परसेंटेज एमएससी वुमेन के यहाँ परचेज करते हैं, एमएससी एससी के पास कितना रहता है, तो ये कितना कितना कंट्रीब्यूशन किसका रहता है ये पूछा गया था। तो एज सच अभी तक हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे थे कुछ समय पहले तक कि कौन सा फॉर्म एमएससी वुमेन है, कौन सा फॉर्म एमएससी एससी एसटी है। हम लोग डायरेक्टली एमएससी देखते थे, उसको पीओ बनाते समय एमएससी मार्क कर देते थे। बट रिसेंटली अप्रोक्सीमेटली 1 वीक और 10 डेज अगो हायर ईपीएस में एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एक चेंज लाया गया है। तो हम आपको दिखाते हैं, एक एक्सेप्टेंस खोल कर दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पीओ है, इसको हमने एक्सेप्ट किया था, तो अब जिस समय हम टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे इस फर्म के बारे में लिखने का रहता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं जिससे वो साबित होता है कि वो एमएससी है या इस तरह का फर्म है, उस डॉक्यूमेंट को देख के उसके आधार पे ये देखते हैं कि उसका इंडस्ट्री टाइप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस स्टार इंजीनियरिंग एमएससी है, उसने एनएसआईसी डॉक्यूमेंट दिया था। अब एनएसआईसी में वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वहाँ पे उसका कैटेगरी लिखा हुआ होता है, किस कैटेगरी का उसका है। जैसे इस केस में जनरल लिखा हुआ था तो वो पूछते हैं ओन्ड बाय एससी या ओन्ड बाय एसटी, तो दोनों केस में नॉट एप्लीकेबल होगा जब वो जनरल लिखा हुआ है। तो दूसरा उसमें ओनर का नाम लिखा हुआ होता है। अब ओनर का नाम अगर मतलब मेल है तो ओन्ड बाय वुमेन नो होगा, ओनर के नाम में अगर फीमेल है तो ओन्ड बाय वुमेन में यस होगा। तो ये परचेज ऑफिसर जब एक्सेप्ट करते हैं तो ये लिख के देते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, हम लोग एक्सेप्ट करके दे देते हैं, किसी किसी केस में आप लोगों को बनाने के लिए दिया जाता है ड्राफ्ट पीओ। तो जब आप ड्राफ्ट पीओ बनाने जा रहे हो तो जब आप पीओ प्रिपरेशन में जाते हैं तो इसको एकदम ध्यान से सेलेक्ट करने का है। जैसे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में सब कुछ आ गया है आजकल। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑटो जनरल वाला पीओ बचा के रखे हैं, उसको दिखा सकते हैं। ভালো খেতে যাই হোক ভালো লাগলো টেস্ট লাগবে আমার তো এই মশলাটা খেতে ভালো লাগে। हाँ, जैसे इसमें देखिए হ্যাঁ আমি বেরো বেরিয়ে তোমার এটা দেবো। जैसे हम इंडस्ट्री टाइप पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सारी तरह का बाइफर्केशन किया हुआ है कि ये एमएससी है, एमएससी एससी है, एमएससी एसटी है, एमएससी वुमेन है। डीआईसी का अगर सर्टिफिकेट दिया है तो डीआईसी में एससी है एसटी है, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है।
रहता है जो सर्टिफिकेट देता है, तो उसको देख के परचेज ऑफिसर अपना एक्सेप्टेंस बनाता है, और एक्सेप्टेंस को देख के डीलर लोग हैं जो कि पीओ वेटिंग में जाएगा उसका ड्राफ्ट पीओ बनाते हैं। तो आप ड्राफ्ट पीओ बनाते समय एक्सेप्टेंस में देख लें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, ये जो राइट कोड है अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो ये बाइफरकेशन जो यहाँ पे आ गया है, कल को अगर हमसे कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से या कहीं से चिट्ठी आता है कि अभी एमएससी वुमेन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हम बता सकते हैं कि 1 अप्रैल से 17 अगस्त तक हमने इतना का परचेज किया, उसमें एमएससी वुमेन को हमने इतना पीओ दिया, इसका वैल्यू इतना है। ये एक नया चेंज है। ये जितने भी ड्राफ्ट पीओ डीलर लोग बनाते हैं उसको इस चीज को मतलब इनकॉर्पोरेट करें अपने ड्राफ्ट पीओ में। तो ये आवाज आ रही है? सर ठीक है, तो इतना तो हम लोग बता दिए हैं। और किसी को कोई भी सब्जेक्ट पे किसी भी डीलर को कोई सवाल है, क्योंकि ई ऑफिस में अब ज्यादा कुछ है नहीं, वो सब डीलर लोग काम करना चालू ही कर दिया किताब से। थोड़ा सा फाइल का हैंडलिंग इम्प्रूव करने का, धीरे धीरे सब लोग इम्प्रूव करना चालू कर दोगे। और इसलिए भी इम्प्रूव करना जरूरी है क्योंकि 5 साल बाद यहाँ पे 50-60 साल से ज्यादा नहीं होगा। तो जितना भी यंग लोग है उसको ये सब पूरा सीख लेने का है। अदरवाइज ये नहीं होगा कि आपके पास 100-150 स्टाफ है और वो कुछ काम कर रहा है, कुछ का धीरे कर रहा है, कुछ स्लो कर रहा है। जिसका भी लंबा नौकरी है उसको काम हम सीखने का है, क्योंकि फ्यूचर डेज आर वेरी डिफिकल्ट। आपको हर एक डिप्टी पे 2-3 डीलर मिलेगा। हर एक डिप्टी पे आपका 8 डिप्टी है, तो 8 डिप्टी पे अगर 50 डीलर है तो एक डिप्टी पे 4-5 डीलर से ज्यादा नहीं मिलेगा, 4-5-6 डीलर से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबको काम सीखना बहुत जरूरी है। और जिसका यंग एज है उसको तो तुरंत ही काम सीखना होगा और बढ़िया से काम ये ऑफिस में सीखना पड़ेगा। तो और किसी को अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो। हाँ बोलो। सर अभी हम लोग जो डेफरमेंट करता है तो उसका भी अभी मैनुअली जाके फंड को डेफर करवाना जरूरी है या मशीन में हो जाता है तो बस वही काफी है? डीपी को जब डेफर करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वो मैनुअल फाइल ले जाता था। आप अपने आप हो जाएगा, आपका जो है अपने आप उसमें डिफर हो जाता है। फंड रजिस्टर जो है अकाउंट का कुछ उल्टा सीधा हो गया है, तो अभी जो है वो कंप्यूटर में ही फंड रजिस्टर है। तो आप डिफर करते हैं तो आप डिफर कर दीजिए, मैनुअल उससे फंड दाएं बाएं नहीं कराने का। मतलब मैनुअल फाइल में रिकॉर्ड करना जरूरी है? मैनुअल फाइल में कुछ नहीं करना है, आप फाइल में डिफर कर दीजिएगा एमए डीपी। आप जब भी आप डिफर करता है तो उसका स्टार्टिंग डेट वो पकड़ता है। ये नहीं, स्टार्टिंग डेट उसमें 1/4/2023 दीते होगे, 1/4/2022 दीते होगे। अगर आप नहीं देता है तो वो समझ लेगा कि अभी से ही उसका डीपी चालू हो गया। नहीं अभी तो जब भी आप डिफर करता है तो उसमें स्टार्टिंग डेट जरूर देगा। जैसे अगर आप लिखेगा स्टार्टिंग डेट छोड़ देगा और लिखेगा कि लास्ट डीपी 31/3/2024, तो उसको कौन सा साल में फंड बुक करेगा? अगर स्टार्टिंग में दिया तो फर्स्ट मार्च 2023 होगा सर। अरे जो अरे जो सवाल पूछ रहा है, उसको ध्यान से सुनो और उसके बाद जवाब दो। जब एमए बनाता है तो उसमें स्टार्टिंग डेट आता है और उसके बाद जो है एंड डेट आता है। और स्टार्टिंग डेट में तुम कुछ नहीं भरा और एंड डेट में भर दिया 31/3/2023, तो कौन से साल में पीओ फंड बुक हो जाएगा? सर 22-23 में फंड बुक हो जाएगा सर। कुछ जानता नहीं। स्टार्टिंग डेट तो 23 है ना? कौन बताएगा? पीओ का ओरिजिनल डेट पकड़ लेगा, पीओ का ओरिजिनल स्टार्ट डेट पकड़ लेगा। हाँ अभी पकड़ लेगा। अगर स्टार्ट डेट नहीं देगा तो वो इसी साल में फंड जो है कंप्यूटर बुक कर देगा। स्टार्ट डेट अगर नहीं देगा और एंड डेट दे देगा 2050, 1/4/2050,
तो बोला कौन से साल में फंड बुक होगा, बोला काल के तो फॉर्म माल दीते पारबी, आपने तो स्टार्ट डेट 1/4/2049 दिया नहीं है, तो आपको इसी साल फंड बुक कर लेगा। तापस कुमार दास, समझ में आ गया? आ गया सर। स्टार्टिंग डेट तो क्या हम देते हैं बताओ? सर। स्टार्टिंग नहीं, क्या डेट सर डेफर करने के लिए स्टार्टिंग डेट देना ही पड़ेगा, पहले ही ऑप्शन आता है सर, और उसका अगर बाद हम नहीं लोग देगा डेफर तो- डेट देते हैं। अगर नहीं देगा तब क्या होगा स्टार्टिंग डेट? वो तो ओरिजिनल डीपी की, जैसे हम लोग जैसे इंडियन पेश किया था, ओरिजिनल जो हिसाब है वो हिसाब से ले लेगा। अभी भी नहीं ओरिजिनल मान समझा लीजिए अपने जो सर। किसी बंधु के, अभी भी तुम समझा नहीं। या तो सवाल पूछता है कि तुम कलकत्ता चले जाओ और तुम चला जाता है खड़गपुर की तरफ। अबे बोल रहा है कि अगर स्टार्टिंग डेट नहीं देगा तो ऑल फंड विल बी बुक इन करेंट ईयर। आपने स्टार्टिंग डेट अगर देवे ना तो सब फंड इस साल में बुक हो जावे। एंड डेट आप कुछ भी दीजिएगा उसका कोई मतलब नहीं है। If you don't give a starting date, if you give a starting date, then जिस starting date से के आगे का जो ईयर होगा उसमें वो फंड बुक करेगा। ठीक है? Anybody else? सर मैं जवाहर बोल रहा था। बताओ। सर फ्रेश पीओ निकलता है तो अभी तक तो प्रैक्टिस में मैं रखा हूँ कि हार्ड कॉपी पीओ प्रिंट करके फंड सर्टिफाई कराकर और उसको पीडीएफ फाइल में अपलोड करता हूँ। तो क्या पीओ के लिए भी अलग से फंड सर्टिफिकेशन का कोई जरूरत है ना? वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा सिस्टम में? वो सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, अभी वो सिस्टम कुछ दिन में चेंज हो जाएगा। आप जो है उसको ऑटोमेटिक आपका जो है वो फंड रजिस्टर में वो चला जाता है। अभी कंप्यूटर पे हो गया, ये पूरा आपको अभी चेंज हो जाएगा। अकाउंट वाला के पास अभी फंड जो है उसके पास कोई अता पता नहीं है उसको कि कितना फंड है क्या है, बट उसको अभी हम लोग नया सिस्टम चालू करेंगे। अभी भी सब ऑटोमेटिक ही होगा। मतलब अभी करेंटली फ्यूचर में जो भी होगा हमको मैनुअल फंड सर्टिफिकेशन लेने का दरकार नहीं है। सपोज कल भी कोई पीओ निकलता है तो लेने का दरकार नहीं है? नहीं। ठीक, थैंक यू। चलो, और अगर किसी को सवाल नहीं है देन विल क्लोज द ट्रेनिंग। और ये है कि जो भी आपको बताया गया ये थोड़ा सा आँख कान खोल करके काम कीजिए, तो उससे जो है आपका फाइल का डीलिंग जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। शुड वी क्लोज? किसी ऑफिसर को कुछ बोलना है? ठीक है, तो वी विल क्लोज द ट्रेनिंग। थैंक यू सर।